जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम होगा, कोर्स कोड पेपर कोड जो हमारा HND 201 है, तो उसका जो पहला पार्ट है दोस्तों, हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख चुका था। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है 201 का ही, वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ और इसके बाद से मैं कोर्स कोड 202 का भी वीडियो डाल दूंगा। तो ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, यह पहले पार्ट का अर्थात पेपर कोड 201 का दूसरा पार्ट है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो वह कब हुआ था दोस्तों? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 7 जुलाई 1883। और उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है। तो उसने कहा था जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब है दोस्तों? तो 1911। कब है दोस्तों? उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1911। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था किस पत्रिका में छपा था। अर्थात जो उसने कहा था रचना है वह किस पत्रिका में छपा था? तो सरस्वती पत्रिका में छपा था। किसमें छपा था? सरस्वती पत्रिका में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मासिक पत्रिका समालोचक के संपादक कौन थे? तो मासिक पत्रिका समालोचक के संपादक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक हैं। अर्थात जो बुद्ध का कांटा है उस कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना। तो दोस्तों जो हमारा बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक हैं वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं बुद्ध कांटा कहानी के लेखक। अगला है कि भारत मित्र पत्रिका में गुलेरी जी की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई। तो आपको बताना है कि भारत मित्र पत्रिका में गुलेरी जी की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी। तो सुखमय जीवन। कौन? सुखमय जीवन जो पत्रिका है वह गुलेरी जी की कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता हैं। तो कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्व विक्रेता है तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा इसी क्रम में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृति विक्रमोर्वशी कृता विधा है। तो यह मतलब जो उनकी कृति है विक्रमोर्वशी कृता, यह किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। ठीक है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विक्रमोर्वशी की कृता है वह किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की। ठीक है। अगला है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। किस कहानी का? उसने कहा था कहानी का लहना सिंह क्या है? पात्र है। अगला है कि फ्लैश बैंक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुआ। तो फ्लैश बैंक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुआ था? तो उसने कहा था। उसने कहा था में कहानी में सबसे पहले फ्लैश बैंक की शैली प्रयोग हुई थी। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी हैं। तो इन्होंने अब तक 3 कहानियाँ लिखी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने समय में कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो 3 कहानियाँ लिखी थी। अगला है, उसने कहा था कहानी का नायक है। ठीक है। अर्थात उसने कहा था जो कहानी है उसका नायक कौन था? तो लहना सिंह। कौन था? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का क्या है? नायक है। ठीक है दोस्तों। अगला है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो आपको पहले ही भी आपने क्वेश्चन में देखा था कि जो उसने कहा था क्या था? कहानी था। तो इसलिए पूछ रहा है यह किस विधा की रचना है। तो यह कहानी विधा की रचना है, उसने कहा था। ठीक है दोस्तों। अगला है कि उसने कहा था कहानी किस विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अर्थात जो कहानी उसने कहा था वह किस विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर है, अर्थात क्यों कौन से विश्व युद्ध के आधार पर लिखी गई है। तो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है उसके पृष्ठभूमि पर उसने कहा था कहानी लिखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है। तो उसने कहा था कहानी का मूल विषय जो है वह है आदर्श। ठीक है दोस्तों। आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। अगला है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तो प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है वह है उसने कहा था। ठीक है। अर्थात प्रेमचंद के पहले जितनी कहानियां लिखी गई हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो उसने कहा था। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। तो सटीक प्रयोग प्रचुरता से किस में हुआ है? तो प्रेमचंद में। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों में सटीक प्रयोग की प्रचुरता से हुआ है। अगला है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। ठीक है।
तो कौन थे? तो प्रेमचंद। कौन थे दोस्तों? प्रेमचंद हिंदी के ऐसे कहानीकार थे जो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह अंग्रेजों में जब्त कर ली थी? अर्थात प्रेमचंद की कौन सी ऐसी कहानी थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? तो वह था सोजे, क्या था दोस्तों? सोजे वतन। कौन था? सोजे वतन। जो उनकी कहानी थी वो कहानी अंग्रेजों ने क्या कर ली थी? जब्त कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो उनकी कफन है वह क्या थी? अंतिम कहानी थी। ठीक है दोस्तों, कफन उनकी क्या थी? अंतिम कहानी थी। और जबकि उसका पंच परमेश्वर जो था वह पहली था और अंतिम कहानी क्या था? कफन था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो जो मानसरोवर है दोस्तों वह प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी किस वर्ग की है? तो यथार्थवादी। किस वर्ग की कहानी है? तो यथार्थवादी वर्ग की कहानी है। अगला है जबरा किस कहानी का पात्र है? तो जो जबरा है दोस्तों वो पूस की रात की कहानी का पात्र है। ठीक है, जबरा जो है वह पूस की रात की कहानी का पात्र है। पूस की रात कहानी किसकी है? ठीक है, तो जो पूस की रात की कहानी के रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों? प्रेमचंद। कौन है दोस्तों? प्रेमचंद पूस की रात की कहानी के क्या है? रचनाकार है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। तो जो पूस की रात है उसके प्रमुख पात्र कौन है? तो हल्कू हैं। कौन है दोस्तों? हल्कू हैं पूस की रात के प्रमुख पात्र। अगला है पूस की रात कहानी में हल्कू का चरित्र है। जो पूस की रात में हल्कू है ये प्रमुख पात्र हैं और इनका चरित्र क्या है उसमें? तो किसान का। क्या क्या है? किसान का रोल उन्होंने पूस की रात की कहानी में निभाया है, उनका यह चरित्र है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है पूस की रात कहानी में हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? तो हल्कू की पत्नी का जो नाम था पूस की रात में मुन्नी था। ये सारे क्वेश्चन आप जब 1 से 2 बार वीडियो के देखेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। यह कहानी है और कहानी में जो जो लोग थे और उसके जो पात्र थे, जो मुख्य पात्र थे, उनका क्या कार्य था, उसमें क्या उन लोगों का चरित्र था, ये सारे उसमें मतलब इसमें बताए गए हैं। तो पूस की रात की कहानी में हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? तो मुन्नी था। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो जो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है वह है फांसी। फांसी जो है उनका पहला कहानी संग्रह है। अगला हमारा क्वेश्चन है फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो जो फांसी कहानी संग्रह है वह 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगला है कि जैनेन्द्र की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो जैनेन्द्र की हत्या कहानी 1927 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है जैनेन्द्र कृति सुनीता कौन सी विधा है? ठीक है, अर्थात जैनेन्द्र की जो कृति है, जो उनकी रचना है सुनीता, वह कौन सी विधा है? जैनेन्द्र की जो रचना सुनीता है वह कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है। क्या है? उपन्यास है। अगला है कि पाजेब कहानी किसका है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों पाजेब कहानी जो है वह जैनेन्द्र का ही है। ठीक है, जो पाजेब उनकी कहानी है वह जैनेन्द्र ने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है पाजेब कहानी की समय अवधि है? तो 1948। क्या है दोस्तों? आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में पाजेब कहानी की समय अवधि है। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों पाजेब कहानी में कौन सा पात्र केंद्र में है? आशुतोष। आशुतोष जो पात्र है दोस्तों वह कहानी का कौन सा पात्र है? केंद्र में है। ठीक है, पाजेब में। अगला हमारा क्वेश्चन है पाजेब कहानी में आशुतोष पर क्या चुराने का मतलब आरोप लगा था? ठीक है, पाजेब कहानी में जो आशुतोष पर क्या चुराने का आरोप लगा था? तो पाजेब ही चुराने का आरोप लगा था और यही नाम ही पड़ गया कि कहानी का नाम भी पाजेब ही पड़ गया था और आशुतोष इसी को चुराने के आरोप उसमें लगा है। ठीक है दोस्तों, पाजेब को ही। अगला है पाजेब कहानी किस प्रकार की है? तो पाजेब कहानी जो है वो मनोविज्ञान की कहानी है। ठीक है दोस्तों, पाजेब कहानी जो है वह मनोविज्ञान की कहानी है। जैनेन्द्र की पहली कहानी है, तो जैनेन्द्र की जो पहली कहानी है वह कौन है? खेल है। खेल जो है उनकी पहली कहानी है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि विदेशी पात्रों के केंद्र में रहकर जैनेन्द्र को कौन सी कहानी लिखी थी? अर्थात विदेशी के पात्रों के केंद्र में रहकर जैनेन्द्र ने कौन सी कहानी लिखी थी? तो स्पर्धा। ठीक है दोस्तों, स्पर्धा कहानी उन्होंने उनके बीच अंग्रेजों के रहकर लिखी थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अज्ञेय का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष है? तो जो अज्ञेय का काव्य संग्रह भग्नदूत है, कौन सा है दोस्तों? भग्नदूत। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1933 है। ठीक है दोस्तों, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है त्रिप थगा कहानी संग्रह के लेखक हैं?
त्रिपथगा कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है? अज्ञेय हैं। त्रिपथगा कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1931 में हुई थी। अगला है अज्ञेय कृति स्मृति लेखा किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? संस्मरण। ठीक है, अज्ञेय कृति स्मृति की लेखक किस विधा की रचना है? स्मृति लेखा। ठीक है, अज्ञेय की जो रचना है स्मृति लेखा वह किस विधा की रचना है? संस्मरण। ठीक है। अगला है कि आत्मनेपद अज्ञेय की कौन सी विधा है? ठीक है, आत्मनेपद जो है वो अज्ञेय की कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। कौन सी विधा है? आलोचना। अगला है कि अज्ञेय कृति, ठीक है, अज्ञेय की जो कृति है अद्यतन, कौन है? अद्यतन की विधा है, अर्थात जो अद्यतन है अज्ञेय की रचना वह कौन सी विधा है? तो वह है आलोचनात्मक, मतलब आलोचना विधा की रचना है अर्थात कृति है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि अपने अपने अजनबी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका, मतलब रचना है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जो अपने अपने अजनबी है वह अज्ञेय की कौन सी विधा है? तो वह है उपन्यास विधा। और ये भी पूछ सकता है कि जो अपने अपने अजनबी है यह उपन्यास, मतलब जो भी है यह रचना किसकी है? तो आपको बताना होगा कि यह अज्ञेय की क्या है? रचना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने अपने अजनबी जो है वो अज्ञेय की रचना है और किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों। और इसका बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारा सप्तक के संपादक आयोजक थे, तो कौन थे? अज्ञेय थे। कौन थे दोस्तों? अज्ञेय ही थे। अगला हमारा क्वेश्चन है अज्ञेय किस, ठीक है, अज्ञेय किस तारा सप्तक के कवि थे? तो तार सप्तक के कवि थे। किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के कवि थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमर वल्लरी किसकी रचना है? जो अमर वल्लरी है, ठीक है दोस्तों, यह किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। किसकी दोस्तों? अज्ञेय की। अगला हमारा क्वेश्चन है कोहरी की बात किसकी कहानी है? जो कोहरी की बात है दोस्तों वह किसकी कहानी है? तो अज्ञेय की है। किसकी कहानी है दोस्तों? अज्ञेय की कोहरी की बात कहानी है। ठीक है। अगला है शरणार्थी अज्ञेय की कौन सी विधा है? ठीक है दोस्तों, जो शरणार्थी मतलब उन्होंने लिखा है वह किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की है, अर्थात वह एक कहानी है जो शरणार्थी अज्ञेय ने लिखी है। ठीक है। रोज जो रोज कहानी है वह किसकी है? अर्थात जो रोज नामक कहानी है वह किसकी है? तो वह है अज्ञेय की। किसकी है दोस्तों? अज्ञेय की रोज कहानी है। ठीक है। अगला है कि रोज कहानी की मुख्य भूमिका में है, अर्थात जो रोज की कहानी लिखी गई है उसमें मुख्य भूमिका किसका है? ठीक है, मुख्य पात्र कौन है? तो वह कौन है? मालती। कौन है दोस्तों? मालती जो है वह रोज कहानी की मुख्य भूमिका है। ठीक है। रोज कहानी है मतलब जो रोज कहानी है वो कैसी है? तो वह है मनोवैज्ञानिक। कैसी कहानी है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है। अगला है कि वापसी कहानी किसकी है? तो वापसी कहानी जो है दोस्तों उषा प्रियवंदा का है। किसका है दोस्तों? उषा प्रियवंदा। ठीक है दोस्तों, प्रियमवंदा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। कौन है दोस्तों? गजाधर बाबू वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं। गणेशी उषा प्रियमवाद किस कहानी का पात्र है? तो वापसी के। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। अगला मेरा क्वेश्चन है इनमें से उषा प्रियमवाद की कहानी नहीं है। तो ये जो दूसरा है वापसी, ठीक है, पहला है एक कोई दूसरा आदमी, तीसरा है जिंदगी और गुलाब के फूल। तो ये तीनों उनकी क्या है? कहानी है, जबकि यह सच है, यह कहानी उनकी नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सत्य होगा। ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वापसी कहानी की विधा है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वापसी कहानी किसकी है, वापसी कहानी किसकी है। तो वहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि वापसी कहानी की विधा है और यह क्वेश्चन में भी पूछ दिया है कि वापसी कहानी की विधा है और बता भी दिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वापसी कहानी, दोनों बातें इन्होंने कर दी है। तो इस तरह पता भी चल जाएगा कि वापसी कहानी किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि इसमें थोड़ा गलत दे दिया है, वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि वापसी जो कृति है वह किस विधा की रचना है? तो आपको बताना पड़ेगा कि कहानी विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो जो 55 खंभे लाल दीवारें है वह उषा प्रियमवदा की रचना है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि प्रेमचंद का नाम किसने दिया? ठीक है, अर्थात प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम किसने दिया था? तो दया नारायण निगम ने। किसने? दया नारायण निगम ने दिया था प्रेमचंद की समय सीमा की अवधि क्या थी? तो जो प्रेमचंद की समय सीमा की अवधि थी वह 1880 से 1936 थी। क्या थी? 1880 से 1936।
अगला है कि प्रेमचंद के जीवन की अंतिम समय की कहानी का स्वर था। तो जो अंतिम समय की कहानी का स्वर था वह कैसा था? आदर्शवादी था। कैसा था दोस्तों? आदर्शवादी था प्रेमचंद के अंतिम समय की कहानी का स्वर। ठीक है दोस्तों। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े जाने के बाद प्रेमचंद ने किया, तो गांधी के समय असहयोग, तो दोस्तों गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ने के बाद प्रेमचंद ने क्या किया था कि उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। क्या किया था दोस्तों? सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था असहयोग आंदोलन के जुड़ने के बाद प्रेमचंद ने। ठीक है दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है। तो आप लोगों को पता भी होगा, प्रेम द्वादशी इनकी रचना है, संत सरोज, प्रेम 25, यह तीनों इनकी रचना है, जबकि यह सुधारस, ठीक है दोस्तों, सुधारस्व इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंड हैं? अर्थात जो उनकी कहानी संकलन है मानसरोवर, उसके कितने खंड हैं? तो कितने खंड हैं? 8 खंड है। कितने खंड है दोस्तों? 8 खंड है। अगला है कि निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास की कहानी का अंतिम माना जाता है? तो आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि जो उनकी अंतिम कहानी है वो क्या थी? कफन थी। क्या थी दोस्तों? अंतिम कहानी तो कफन थी, लेकिन अंतिम उपन्यास जो था वह गोदान था। ठीक है, और इनकी फेमस उपन्यास भी है गोदान, और इनकी जो अंतिम कहानी है वो कफन है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनकी अंतिम कहानी है वो कफन है और अंतिम उपन्यास गोदान है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि प्रेमचंद की पत्नी, ठीक है, शिवरानी देवी ने शीर्षक प्रेमचंद के घर में पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो 1944 में। ठीक है, 1944 में प्रकाशित की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि परीक्षा हो गया, सुजान भगत काकी, इन तीनों यह क्या है? इनकी कहानी है। जबकि जो ग्राम है दोस्तों, ग्राम, यह प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ठीक है। अगला है कि प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरिक उपन्यास माना जाता है? ठीक है, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक, ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरिक उपन्यास माना जाता है, तो वह कौन है? सेवा सदन। कौन है दोस्तों? सेवा सदन जो है वह प्रथम मौलिक एवं युगांतरिक उपन्यास माना जाता है। किसका है? तो प्रसिद्ध उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद का है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अगला है प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ था? अर्थात जो प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित, ठीक है, विधवा विवाह जो होता है कि विधवाओं का विवाह हो, इस पर आधारित हिंदी का उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ था? तो 1907 में प्रकाशित हुआ था। सोचिए दोस्तों, 1907 में इनका यह प्रेमा जो है वह प्रकाशित हुआ था। अगला है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो जो रंगभूमि है दोस्तों, यह गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद का जो यह उपन्यास है वह गांधीवाद से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है वह प्रेमचंद के उपन्यास के रंगभूमि के पात्र हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत जो है वह प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि। ठीक है दोस्तों, कर्मभूमि जो उनकी उपन्यास है प्रेमचंद की, वह अमरकांत उसके क्या है? पात्र हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है कि कर्मभूमि उपन्यास किसका है? तो जैसा कि आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद की है और उसके पात्र जो है वो कौन थे? तो आपको बताया ही था। और इसमें पूछ दिया है कि कर्मभूमि उपन्यास किसका है? तो किसका है दोस्तों? प्रेमचंद का है। ठीक है, प्रेमचंद का है। एक ही बात कई बार घुमा फिरा के भी आया है कई क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछ सकता है? तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 टाइप से पूछ सकता है कि किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, और किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, और क्या है, ये मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा करके। तो आपको घबराना नहीं है, आप वीडियो को देखिए, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 बार जैसे वीडियो को आप देखेंगे तो सब आ जाएगा आपको आराम से। ठीक है दोस्तों। तो कर्मभूमि उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद का है। अगला है प्रेमचंद एक सशक्त उपन्यास गोदान है, तो कैसा है? सामाजिक है। कैसा है दोस्तों? जो गोदान उनकी उपन्यास है वह कैसा है? सामाजिक है। जो गोदान उनकी है वह सामाजिक उपन्यास है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास, आप लोग को बताया भी था पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि जो उनकी अंतिम कहानी थी वह क्या थी और अंतिम उपन्यास थी वह क्या थी। तो आप लोगों को बताया था कि जो अंतिम कहानी था उनका वह था कफन। क्या था दोस्तों? कफन उनका अंतिम कहानी था। और गोदान जो है दोस्तों, गोदान यह उनका अंतिम उपन्यास है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो इसमें हमारा गोदान ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मंगलसूत्र अधूरा है, ऐसे याद कर लीजिए, प्रेमचंद का मंगलसूत्र अधूरा है। ठीक है, तो उनका यही एक उपन्यास था जो अधूरा रह गया। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो कर्मभूमि उपन्यास है वह प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1933। कब है दोस्तों? 1933। कर्मभूमि उपन्यास का नायक है अमरकांत। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो कर्मभूमि के कौन पात्र हैं, तो कौन थे? अमरकांत ही थे। और इसमें पूछ दिया कि कर्मभूमि उपन्यास का नायक कौन है, अर्थात तो वह कौन है दोस्तों? अमरकांत है, अमरकांत। अगला है कर्मभूमि उपन्यास की नायिका कौन है? सुखदा। कौन है दोस्तों? सुखदा। आप जब वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन जब पढ़े रहेंगे बोल बोल करके, हमारे साथ ही रिपीट करके, तो आप लोग को याद रहेगा। और जब आपके पास सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर्मभूमि उपन्यास की नायिका है तो वह है सुखदा। ठीक है दोस्तों, अगला है लाल समरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि। किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। ठीक है दोस्तों, अगला है हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया कर्मभूमि उपन्यास है। जैसे इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो जो कर्मभूमि है प्रेमचंद की, यह हिंदू और मुस्लिम की एकता पर लिखी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंधे भक्तों को आंखों में धूल झोंक कर यह वेल बहुत दिन खाने को न मिलेगा महाराज, कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किसका है? अर्थात जो कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन बोला गया है, तो किसका कथन यह है? तो किसका है? डॉक्टर शांति कुमार का। ठीक है दोस्तों, कर्मभूमि उपन्यास में जो कथन बोला गया है यह डॉक्टर शांति कुमार का कथन है। ठीक है, अगला है मुझे इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं नजर आती जिसे मेरी आत्मा स्वीकार न करती हो, कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, मुझे इस्लाम की कोई बात नहीं नजर आती जिसमें मेरी आत्मा को स्वीकार न करती हो, तो यह अमरकांत की, अर्थात अमरकांत के नायक की यह क्या है? कथन है, अर्थात उसके द्वारा कही गई है। ठीक है दोस्तों, अगला है तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो पर तुम गुलाम हो, कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर शांति कुमार का यह कथन है कि तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो पर तुम गुलाम हो। ठीक है, अगला है कि अब कोई भ्रम में न रहे कि पति चाहे जो करे उसकी स्त्री उसके पांव धोकर पिएगी। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि पिएगी, तड़का की प्रथा यह हो जाने दो, फिर मालूम होगा कि हमारा जीवन कितना सुखी है। यह कथन कर्मभूमि उपन्यास में किसका पात्र है? तो जो सुखदा है दोस्तों, सुखदा नायक है, जो कर्मभूमि की नायिका है, सॉरी दोस्तों नायिका है, क्या है? नायिका। यह उसका कथन है कि अब स्त्री किसी मतलब का पाँव धोकर पिएगी, ऐसा मतलब मन चाहे करे, ऐसा मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो सुखदा का है। और सुखदा क्या है? तो वह क्या है? कर्मभूमि की नायिका है। ठीक है, अगला है कि प्रेमचंद के शताब्दियों, ठीक है, बदलित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। ठीक है, मतलब कहा गया उनके द्वारा। ठीक है, अगला है दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों में को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्त मिला है? तो निर्मला। ठीक है दोस्तों, निर्मला में मिला है। अगला है प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? अब देखिए, महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है उनकी उपन्यास को, तो गोदान को। किसको दी गई है? गोदान को। और यह गोदान उनकी क्या थी? अंतिम उपन्यास था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और उनकी अंतिम कहानी क्या थी? तो कफन थी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। अगला है क्वेश्चन कि हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? ठीक है, जो उपन्यास है उसको कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया था, तो वह प्रेमचंद ने किया था। अर्थात प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास होते थे वह मनोरंजन और देश के उद्देश्य था उनका, और जबकि प्रेमचंद ने क्या किया? उसको मनोरंजन के स्तर से उठा करके सीधा जीवन के साथ जोड़ने का काम किया था, तो प्रेमचंद ने किया था। अगला है स्त्रियों के आभूषण प्रेम का दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाया गया है? तो स्त्रियों के आभूषण प्रेम का दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाया गया? तो गबन में। किस में दिया गया? गबन में। गोदान और गबन जो होता है उनका क्या उपन्यास है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, तो जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है दोस्तों वह कौन सा है? मंगलसूत्र। कौन सा है दोस्तों? मंगलसूत्र जो है वह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो कर्मभूमि। कर्मभूमि जो है दोस्तों उसमें प्रेमचंद के हरिजन समस्या का चित्रण है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है समरकांत। ठीक है दोस्तों, समरकांत मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो समरकांत है दोस्तों वह कर्मभूमि का पात्र है। ठीक है दोस्तों, कर्मभूमि के उपन्यास का पात्र है। अगला है
प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित है? कायाकल्प। क्या है दोस्तों? कायाकल्प जो है वह किसान जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो उनका प्रेमचंद का उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है तो वह है कायाकल्प। ठीक है दोस्तों, कायाकल्प जो है वो किसान जीवन से संबंधित नहीं है। अगला है कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्म भूमि का उपन्यास का पात्र है। अभी यही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे 2 बार पढ़ चुका है और यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो आप वीडियो को जब अच्छे से ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्म भूमि के उपन्यास का पात्र है। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रम अनुसार सही विकल्प है, बताइए। तो जो प्रेमचंद का कहानी है दोस्तों, तो वह है दोस्तों प्रेमाश्रय। ठीक है दोस्तों, प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान, यह इनका क्या है? एक सही क्रम है। प्रेमाश्रय क्या है दोस्तों? प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है दोस्तों। अगला जो है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? तो लहमी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लहमी में अर्थात बनारस में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो वह है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जो है दोस्तों वह प्रेमचंद के समकालीन क्या है? उपन्यासकार नहीं है। जबकि हमारा प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, उग्र, यह तीनों क्या है? प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। अगला है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती। ठीक है, उर्दू उपन्यासकार जो है उनका चौगाने हस्ती अर्थात किसका है? प्रेमचंद का है। हिंदी का रूपांतरण है क्या है? रंगभूमि। ठीक है दोस्तों, जो उनकी उर्दू रचना है, उपन्यास है चौगाने हस्ती, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? रंगभूमि है। अर्थात उसी का ट्रांसलेट हिंदी में रंगभूमि है, जो उर्दू उपन्यास है चौगाने हस्ती। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला जो है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात उनके द्वारा जो उर्दू में लिखा गया है बाजारे हुस्न, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? तो सेवा सदन। सेवा सदन जो है दोस्तों वह बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपन्यास के तत्वों में कौन सा सही नहीं है? तो उपन्यास के तत्वों में कौन सा सही नहीं है? तो वह है रंग निर्देश, यह सत्य नहीं है। अगला है लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? तो पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार किसने माना है? तो शिवदान सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, शिवदान सिंह चौहान जो है वह प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार मानते हैं। तो यह थे हमारे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चन हमने लेकर इस वीडियो में आया था। और हमने पेपर जो हमारा कोड है HND 201, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया है और यह उसका दूसरा पार्ट है। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आसानी से पेपर दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जो हमारे पेपर कोड 202 का होगा उसके वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।